हम लोग बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी निकालनी है हमको। कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। तो आपको पता है कि अगर मान लो मेटेलिक कंडक्टर होता, मतलब मेटेलिक वायर होता, अगर सपोज कोई वायर है और उसका आपको कैलकुलेट करना है कप्पा, कंडक्टिविटी, है ना। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, है ना। 1/रो। हम लोग रो कैसे निकालते हैं? L/R आ जाएगा कप्पा। सही लिखा है मैंने? कप्पा इज इक्वल टू L/R आ जाएगा। अगर आपको लेंथ पता है, लेंथ अगर नोन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है उस मेटेलिक वायर का, और अगर रेजिस्टेंस आपको उस मेटेलिक वायर का पता है, ये भी नोन है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। ये सारी चीजें अगर पता है तो कप्पा निकल सकता है, ठीक है। लेकिन जो आयनिक सोल्यूशन है, आयनिक इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपका, ये तो वायर के केस में ऐसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है अगर, तो उसको हम लोग, उसका कप्पा अगर कैलकुलेट करना है तो एक डिवाइस हम लोग यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। क्या यूज करेंगे हम लोग? कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल। इस कंडक्टिविटी सेल को हम लोग कैसे बनाते हैं देख लीजिए, और फिर कैसे हम इससे निकालेंगे ये नोट कर लिया। कंडक्टिविटी सेल यूज करना हमको, जो इलेक्ट्रोड लगा के सोल्यूशन फिल करते थे ना, वही है कंडक्टिविटी सेल। नोट हो गया? दो ही लाइन तो है, क्या नोट कर रहे हो? जैसे मान लो हम कंडक्टिविटी सेल की बात करें तो कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है। प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इसके अंदर लगे हुए होंगे। ये वायर्स होंगे जिससे आप कनेक्ट करोगे। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, और प्लेटिनाइज्ड का मतलब होता है उसके ऊपर प्लेटिनम का पाउडर बना के लेयर कर दी गई। प्लेटिनाइज्ड का मतलब प्लेटिनम का ये इलेक्ट्रोड है और उसके ऊपर पाउडर्ड प्लेटिनम की लेयरिंग कर दी गई है, उसको बोलते हैं प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड बना दिए। अब जहां पे इसको यूज करना है, ये एक काम करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह इसको काम में लेंगे, एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब कैसे निकालेंगे, किस तरीके से इसका कप्पा हम लोग निकालने वाले हैं इसको रेजिस्टेंस मान करके, वो देखते हैं।
डायग्राम में कंडक्टिविटी सेल आपको ऐसे लगा हुआ भी मिल सकता है और एक दूसरा डायग्राम भी एनसीईआरटी दे रही है तो भाई समझ लो इस तरीके का भी डायग्राम देखने को मिल सकता है। ये दोनों तरफ प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ये भी है और ये भी है, ये कनेक्टिंग वायर्स है। इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा। दो तरीके के दिखाए गए हैं, दो स्ट्रक्चर हैं कंडक्टिविटी सेल के। ऐसा भी क्वेश्चन में मिल सकता है, ऐसा भी। यहाँ भी बीच में सॉल्यूशन भरा हुआ होगा, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होगा। ये है आपका कंडक्टिविटी सेल। इसको जोड़ेंगे एक सर्किट में, अभी बताते हैं कैसे जोड़ेंगे। किसी सर्किट में अगर जोड़ना है, किसी मान लो बल्ब को ही जोड़ना है तो दो टर्मिनल पे जोड़ोगे ना, दो एंड पे, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे अगर बैटरी लगाते हो आप, पेंसिल सेल ही देखो आप, तो उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है ना। उसी तरीके से इसको सेल बोल रहे हो, कंडक्टिविटी सेल। तो जैसे आप पेंसिल सेल देखते हो, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं ना, उसको डिवाइस में लगाते हो, उसी तरीके से इसको भी हम लोग फिट करेंगे सर्किट में। कैसे फिट करेंगे, क्या निकालेंगे, वो बात कप्पा निकालना है। बेसिकली हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था आपका, कप्पा इज इक्वल टू एल बाई आर ए चाहिए। जो आपका ये प्लैटिनम के ये जो इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम के जो ये इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की लेंथ, इनके बीच का डिस्टेंस, जिसको एल बोल रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, आपको पहले से पता होगी, क्वेश्चन में गिवन होगा एल, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। और क्या लिया था हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया था। ये एल पता है हमको पहले से, ए पता है। अब हम आर का पता लगाएंगे और कप्पा निकालेंगे। आर का पता लगाने के लिए हम लोग इसको एक सर्किट के अंदर फिट करते हैं। उस सर्किट में क्या चीज है वो बात करते हैं। क्यों नहीं, स्मॉल ए भी कोई कोई बुक लिखती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कोई कोई बुक स्मॉल ए भी लिखती है। इस केस में, इस एक्सपेरिमेंट में मैंने इसलिए लिख दिया है कि अगर कहीं स्मॉल ए दिया हो तो आप कंफ्यूज ना हो। वो लिखा भी होगा तो एरिया लिखा होगा कि ये एरिया है। तो ये एक कंडक्टिविटी सेल है, इसका हम लोग निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, कप्पा। तो उसके कैलकुलेशन के लिए हमें एल चाहिए, आर चाहिए, ए चाहिए। एल और ए पहले से पता है, आर हम कैलकुलेट करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक हम लोग सिस्टम की बात करें, एक फिजिक्स के लॉ की बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अभी पढ़ोगे आप सर्किट में, ये साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने बताया था। तो व्हीट स्टोन ब्रिज अप्लाई करेंगे हम लोग इसमें, मतलब एक तरीके से एक रूल लगाएंगे जिसका कैलकुलेट करने के लिए। व्हीट स्टोन ब्रिज सिंपल वे में पहले समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए कि आपका एक रेजिस्टेंस ये है, एक दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और बीच में ये भी कोई मान लो रेजिस्टेंस है ना।
इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ये R1 है मान लो, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, या इसको R3 ले लो, इसको R1 R2 R3 R4, 4 रेजिस्टेंस है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि अगर इस तरीके से 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस अगर इस तरीके से अरेंज है, इस वे में अरेंज है, और मान लीजिए कि ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इसमें कोई करंट अगर नहीं फ्लो कर रही है, इसमें अगर करंट इज इक्वल टू 0 है, बीच वाले रेजिस्टेंस में अगर करंट इज इक्वल टू 0 है, तो डेफिनेटली व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है, तो इस कंडीशन में अगर इसमें कोई करंट पास नहीं हो रही है, 0, अगर इसमें कोई गैल्वेनोमीटर मीटर लगा दें और इस वायर में 0 डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो अगर इसमें करंट फ्लो नहीं करती है तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि उस कंडीशन में R1/R2 इज इक्वल टू होता है R3/R4। मतलब इस रेजिस्टेंस और इसका रेशियो ये R3 और R4 के रेशियो के इक्वल होता है। जैसे मान लो ये आपको 2 पता है, ये 4 पता है, और अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये 2 है, ये 4 है, और ये 6 है, और ये इसमें कोई करंट नहीं आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा? रेशियो सेम रहेगा ना, 2/4 कितना आ गया? 1/2। और यहाँ पे अगर ये 6 है तो ये कितना आ जाएगा? अगर करंट नहीं है तो 12 आ जाएगा, है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि अगर इस तरीके से 5 लगे हुए हैं रेजिस्टेंस और करंट जा रहा है और R1/R2 इज इक्वल टू है R3/R4, तो उस केस में ये वाले जो बीच में है इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब इसमें अगर कोई एमीटर लगाते हो तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। क्लियर है बात? यही है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी प्रिंसिपल का हम लोग यूज करेंगे अभी कैलकुलेट करने के लिए कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस। चलो लगाया जाए, अब सेल लगाया जाए, बनाया जाए। देखो क्या कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, इन्होंने बोला कि आप ऐसे सिस्टम लगा दो, यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ, ये है कंडक्टिविटी सेल, ये जिसका रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है वो सेल है। क्या लगा दिया हमने? कंडक्टिविटी सेल। ठीक, एक रेजिस्टेंस है आपका ये R2 मान लो, ये इसको R3 मान लो, इसको R4 मान लो, इसको R1 मान लो। कंडक्टिविटी सेल के रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? R1। बीच में कोई यहाँ P डिटेक्टर लगा। ठीक, अगर कंडीशन है किसकी? व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है? R1/R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R3/R4। R3/R4। अगर आपको R1 निकालना है तो R1 की वैल्यू कैसे आ जाएगी? R3 मल्टीप्लाइड बाई R2/, कैलकुलेट कर लेंगे इससे। हाँ, एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आर कैलकुलेट करना है ना इसका।
अब आपको आर की वैल्यू अगर पता चल गई, कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस अगर पता चल गया व्हीटस्टोन ब्रिज लगा के, ये आपको पता है, ये वाले आपको मालूम है, R2, R3, R4 जो आप लगा रहे हो उसमें सेटअप में, उसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगी, और जब R1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो कप्पा निकाल सकते हो ना। कप्पा का क्या फॉर्मूला था, क्या था, L बाई, ये लगा देंगे यहाँ पे, R क्या हो गया अपना, R। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलिए। एक बार इसकी जो थ्योरी है वो एनसीईआरटी से या किसी भी जो भी आपके रेफरेंस बुक हो उससे पढ़िएगा, और फिर अगर कोई पॉइंट अगर कोई नहीं समझ आता है तो उसको भी पूछ लीजिएगा, है ना। थ्योरी का बेसिक यही है, व्हीटस्टोन ब्रिज, 3 रेजिस्टेंस मालूम है, बीच में अगर डिफ्लेक्शन 0 है तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 होता है। प्लेसिंग याद रखिएगा, ये बगल बगल वाली है ना, और इससे आपको निकल आएगा, कप्पा निकल, कप्पा भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, एल बाई एल और ए आपको मालूम है। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, कौन करके दिखाएगा एक क्वेश्चन इसका, यही है कंडक्टिविटी सेल, है ना। बुक में आप कंडक्टिविटी सेल पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे इसी तरीके से, घबराना नहीं है। कंडक्टिविटी सेल से एक बार तो कोई क्वेश्चन पूछा है, याद नहीं आ रहा मुझे क्या था, मोर और लेस चैप्टर खत्म सा है आपका। एग्जाम्पल 25 एनसीईआरटी का बात ना करें, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करके दिखाई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फिजिकल में कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, इसके लिए मेंटली में अपना प्रिपरेशन करके रखिए, आपको कोई हलवा नहीं आने वाला है कि आप फटाफट से खा लेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन, आवाज नहीं, ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर एंड diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 multiplied by 10 raised to power 3 ohm. Calculate resistivity, conductivity, molar conductivity. Calculate resistivity, conductivity. सबकी कॉपी में आंसर आना चाहिए, सबको मैं देखूंगी आंसर, और फेयर नोटबुक के साथ एक रफ नोटबुक भी लेके आया करिए, उसमें किया करिए सब रफ काम, मैं देखूंगी अभी किया, अभी का अभी। चलिए निकालिए, अनन्या आवाज बहुत कर रहे हैं आप, बातें ना करें। रेजिस्टिविटी का मतलब रो निकालना है, कंडक्टिविटी कप्पा हो गई, और मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, लैम्डा एम। चलिए निकालिए, देखें आप निकाल पाते हैं।
0.05 मोल पर लीटर ये कॉन्सेंट्रेशन है। एम लेते हैं ना मोलरिटी, मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए। सब लोग फॉर्मूला लिखिए और सॉल्व करिए। पहले निकालना है आपको रेजिस्टिविटी, फिर निकालना है आपको कप्पा 1 बाई रेजिस्टिविटी, फिर निकालना है आपको लेमडा एम। कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 बाई एम। जल्दी से निकालिए। तीनों के फॉर्मूला भी लिख दिए मैंने। क्वेश्चन से दूर मत भागिए, क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। रजिस्टिविटी क्या आ रही है? रजिस्टिविटी आ रही है 87.135 ओम सेंटीमीटर। एटी 87.135 ओम सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है तो उसको रेडियस बनाइएगा, फिर पाई आर स्क्वायर लगाइएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है ना, तो पाई आर स्क्वायर। अगर पूछेंगे तब, मीटर वाली यूनिट में पूछेंगे तो, नहीं तो सेंटीमीटर, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, ऐसे आ जाएगी यूनिट। मीटर में पूछेंगे तो, इसमें पूछा नहीं ऐसा। कर दिया है तो कोई बात नहीं, मीटर में निकाल। रो 87.135। तुमने यूनिट चेंज कर दिया ना। ठीक है चले। हाँ 94 कैसे आ गया? कप्पा, कप्पा आ रहा है 0.01148 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स।
87 पॉइंट आ रहा है। चलो निकालते हैं, नहीं आ रहा है तो निकाल, चलो मैं निकालती हूँ, देखो एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर से। पाई आर कितना है, 1 सेंटीमीटर, डायमीटर था तो आर हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। क्लास 3.1/4 ये आ गया आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना, एरिया आ गया। अब आपका लेंथ कितना दिया हुआ था, एल कितना दिया था, 50 सेंटीमीटर। तो अब आपका रो कैसे आएगा, रो कैसे निकाल रहे थे हम लोग, आर ए बाई एल करके। आर कितना था, 5.55 था क्या, और एरिया बन गया आपका कितना, 3.14 डिवाइडेड बाई 4, और एल है आपका 50, है ना, इससे कैलकुलेट करना है आपको। तो 5 पॉइंट, इसको 6 कर दो, 5.6 कर दो, ये 1000 है, ये 4 है, 50 है, 3.14 है ना। तो पहले इसको कट करो, 250 आ गया, फिर इसको कट कर दो, 5 बार चला गया, फिर 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 कर लीजिए, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आएगा, 28 आ गया। 28 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 कर दीजिए, 28 का 3 टाइम्स कितना होता है, वो 0.0114 करके आ रही है। मोलर, मोलर आ रहा है 229.6। ये 28 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 कितना आएगा, ये कैलकुलेट कर लो, 28 का 3 टाइम्स कितना होगा, 87.9, यही आ रहा है अप्रॉक्स में, हमने इसको 5.6 कर दिया था, 5.55। तो ये आ गया आपका ओम इंटू सेंटीमीटर। रो कैसे निकालते हैं, ओम मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर। इसके बाद आपको निकालना है कप्पा, तो कप्पा होता है 1/रो, तो ये रख दीजिए आप, 87.92 रख देंगे तो आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू, कप्पा की वैल्यू अप्रॉक्स में आ रही है 0.01148, 0.0114। इसकी यूनिट आती है सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा आ गया। अब मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे, कप्पा पता चल गया तो मोलर कंडक्टिविटी भी आ जाएगी। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या लगा रहे थे हम लोग, कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, मोलरिटी कितनी थी 0.05। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, 20,000। अब ये आपके डेसिमल अगर 1 2 3 4 4 हटा देते हो अगर, तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1 2 3 4 के बाद, यानी कि 4, यहाँ पे डेसिमल चला जाएगा ना, क्या 2 to 8, इससे 2 to 9 के करीब आना चाहिए, 2 to 9 आ रहा है इनका आंसर।
आंसर आना चाहिए 229 करके कुछ। क्या? तो ओम इनवर्स को ही तो साइमंस बोलते हैं अगर सीजीएस में लेते हो। क्या? एमएचओ को ही बोलते हैं, मो जिसको बोलते थे ना हम लोग, उसी को बोलते हैं। मो जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं। आपकी ये वैल्यू नहीं आ रही, मैच नहीं कर रही वैल्यू। हाँ, तो ये वैल्यू नहीं आ रही, वही तो मैं पूछ रही हूँ। ये कैलकुलेट किया आपने? नहीं किया? ये किससे कैलकुलेट किया? 1/87.92 इज इक्वल टू दिस। हाँ, उसकी वैल्यू 0.0। ठीक है, एक बार और यूनिट कन्वर्जन में देख लेती हूँ, आप कह रहे हैं तो। ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे बोर्ड में, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, है ना। थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन सॉल्व होगा, टेंशन करने की बात नहीं है। चलिए, अब एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब इस चैप्टर में आपके दो टॉपिक रहते हैं। एक टॉपिक है आपका लर्निंग वाला टॉपिक है, उसमें आपको याद करने कमर्शियल सेल, कौन कौन से सेल हम लोग यूज करते हैं। उन सेल्स में तीन बातें ही याद रखनी है। इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का है, कैथोड किस मटेरियल का है, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो उसमें कौन सा आपने सब्सटेंस अंदर भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, और किस सेल का क्या यूज है और किस सेल का क्या माइनस पॉइंट है। जैसे कोई कोई सेल बहुत अच्छे, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, लेकिन उनका वो एक्सपेंसिव बहुत होते हैं। कोई कोई सेल ऐसे हैं जो कुछ टाइम के बाद उनका मटेरियल बाहर निकल आता है, इलेक्ट्रोलाइट कुछ टाइम बाद बाहर निकलने लगेगा, साइड से निकलने लगता है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको बार बार आप रिचार्ज कर सकते हो, जो अपना इन्वर्टर वगैरह में लगाते हैं हम लोग, सेकेंडरी सेल। तो सबसे पहले उसमें हमको प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल में डिफरेंस पढ़ना है, फिर कौन कौन से सेल हम कमर्शियली यूज करते हैं, 4-5 हैं, उनको याद रखना है। और लास्ट में एक छोटा सा पढ़ेंगे फ्यूल सेल, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बोर्ड में खूब धमाधम आते हैं। तब एक साल आएगा, फिर अगले साल छोड़ दो, फिर अगले साल आएगा, तो आपको उसको करना है। वही टॉपिक रहता है, वो लर्निंग वाला, उसको करवा देंगे। और और टॉपिक मेरे हिसाब से खत्म हो गए इसके। अब इस साल का तो याद नहीं है पेपर, आता है, आ जाता है ये छोटे नंबर में, या क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर आपका 9 मार्क्स का दे दिया है ना, तो 9 मार्क्स में एक चैप्टर में से फिर चीजें पूछ ही लेते हैं अच्छी खासी। 9 नंबर बहुत होते हैं, एक एक नंबर के भी 9 क्वेश्चन बना दो तो 9 हो जाएंगे, है ना। और कोई ये वो थ्योरी सब्जेक्ट तो है नहीं कि आर्ट्स का सब्जेक्ट है, एक 4 नंबर का बना दिया, एक 2 नंबर का बना दिया। ये तो आपको 9 मार्क्स में आपको मैं 18 क्वेश्चन भी बना सकती हूँ हाफ हाफ मार्क्स के। 1/4 मार्क्स का बनाना चाहे तो और डबल कर दो, 36 बन जाएंगे। तो ये तो आपकी फ्रेमिंग के ऊपर है कि टीचर कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करता है। तो सारे पार्ट आते हैं इसमें, इस चैप्टर में कोई ऐसा नहीं कि हम इस पार्ट को छोड़ दें, चलो इसको स्किप करके जाएं, क्योंकि मार्किंग ज्यादा अच्छी है, इसलिए पूरा चैप्टर अच्छे से करना है। चलिए, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर लीजिए। बीत आपस में बात करने की जरूरत नहीं है, ये जो आपस में आप बात करते हैं ना, मैं अगर इस तरह घूमूं और कोई बात करते मिले तो मेरे से कोई नहीं बोलना, चुपचाप अपनी जगह खड़े हो जाना, फिर पूरा लेक्चर वैसे ही पढ़ना, ना मैं बोलूं ना आप बोले। मैं घूमी और कोई भी बात कर रहा है, मैंने उसको देखा ध्यान से तो वो खड़ा हो जाएगा, नो डिस्कशन।
क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, फैराडे का क्वेश्चन है, इन कूलम्स फॉर ऑक्सीडेशन। दो प्रोसेस दे रखे हैं, एक एक करके निकालना है आपको। 1 मोल H2O को बनाना है O2, और दूसरा है 1 मोल FeO को बनाना है Fe2O3। फैराडे का क्वेश्चन निकालना आप जानते ही हैं, कैसे ऑक्सीडेशन करना है, कैसे रिडक्शन करना है। पहला तो आपको शायद बता ही चुकी हूं मैं। 1 मोल H2O से क्या बनानी है, O2 बनानी है, ऑक्सीजन बनानी है। तो कितने फैराडे लगेंगे, कितने कूलाम्स लगेंगे, कूलाम्स पूछा है। पहले फैराडे निकालेंगे, फिर उससे कूलाम निकल आएगा। कूलम्स में आंसर देना है। आंसर शुड बी इन कूलम्स। जिसका 1 फैराडे आ रहा है उसका आंसर हो जाएगा 96500 कूलम्स। हाफ आ रहा है आपका फैराडे, हाफ फैराडे आ रहा है। चलिए, इतना टाइम देने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो बताना शुरू करते हैं। पानी कितना लेना है, ध्यान रखना है। वाटर कितना लेना है, 1 मोल दे दिया है। तो वाटर का 1 मोल अगर लेते हो, ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, H प्लस का 1 मोल और OH माइनस का 1 मोल, यही तो बनाएगा। OH माइनस 1 मोल है। अब अपने पास एक इक्वेशन होती थी, अगर आपको याद हो, 4OH माइनस से हम लोग क्या करते थे, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते थे और क्या बनाते थे, 2H2O बनाते थे, और क्या बनाते थे, O2 बनाते थे। यही तो बनाते थे। यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम बात करें, इस इक्वेशन की अगर बात करो तो कितना हो गया, 4 फैराडे हो गया इसके हिसाब से। पर अपने पास OH माइनस कितने, इसी से तो ऑक्सीजन बनेगी। OH माइनस अपने पास कितने हैं, एक ही है। तो अगर इसको 1 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 1 फैराडे। और ये कितना बनेगा, 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड कर रहे हो ना पूरी इक्वेशन में, तो ये कितना बन जाएगा, 1/2 H2O, और ये कितना बन जाएगा, 1/4 O2। तो आपसे ये नहीं पूछा है कि ऑक्सीजन कितनी बनेगी, बस आपसे ये पूछा है उससे ऑक्सीजन बनाने के लिए, अगर 1 मोल वाटर लेते हो, उससे ऑक्सीजन बनाते हो, तो कितने फैराडे यूज होंगे। तो आप क्या बताओगे, कितने फैराडे यूज होंगे,
कितने हो जाएंगे? 1 फैराडे हो जाएंगे। क्लियर है बात? और ऑक्सीजन कितनी बनेगी? 1/4। तो 1 फैराडे यूज होगा। अगर 1 फैराडे यूज हो रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अगर उसमें लिखना है तो 4 एग्जैक्ट लिखना है तो 485 भी लिखते हैं। अब दूसरा वाला करो। दूसरा वाला ऑक्सीडेशन नंबर से होगा। FeO का 1 मोल लेना है, उससे बनाना है Fe2O3। दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए और देखिए कि कितने का इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। Fe2O3 में भी आयरन की लिखो और FeO में भी लिखो। 1 ही होगा 1 मोल से। FeO से क्या बना रहे हैं? Fe2O3 बना रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? +3, है ना? तो अगर इस प्रोसेस को देखो तो इस प्रोसेस को अगर देखो, इसका अगर 1 मोल है तो आयरन अगर 1 है तो ये कितना बनेगा? हाफ ही तो बनेगा, ये हाफ बन जाएगा, है ना? और +2 से किस में चेंज हो रहा है? +3 में चेंज हो रहा है। तो +2 से +3 कब बनती है? जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, यानी कि कुल मिला के 1 फैराडे की बात हुई। देख, क्वेश्चन में आपको दिया था कि FeO के आपने 1 मोल लिए हैं, उससे आपको बनाना है Fe2O3। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि 1 मोल FeO लेते हो तो कितना Fe2O3 बनेगा। अगर आपसे पूछे कि हाउ मच Fe2O3 विल फॉर्म, तो वो कितना बनेगा आपका? FeO आयरन का 1 मोल है तो इससे Fe2O3 इसमें 2 मोल चाहिए ना, तो हाफ ही बन पाएंगे, है ना? तो इससे हाफ मोल क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा। लेकिन आपसे पूछा है कितना चार्ज यूज होगा, कितना कूलाम्स यूज होगा। तो कूलाम्स हम लोग निकालते हैं कितने इलेक्ट्रॉन का लेना या देना हुआ है। तो यहाँ +2 चार्ज था, +2 से किस पे जा रहे हैं हम लोग? +3 पे जा रहे हैं। +2 से +3 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का, है ना? +2 से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो चार्ज अपने आप, चार्ज कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और चार्ज कम कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यही तो हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन में चार्ज इंक्रीज करेगा और रिडक्शन में क्या होता है? चार्ज डिक्रीज करता है। यही पढ़ते हैं हम लोग। तो आपसे पूछा ऑक्सीडेशन जब करते हो आप FeO के 1 मोल का और उसको कन्वर्ट करते हो Fe2O3 में, तो कितने फैराडे चाहिए? तो कितने चाहिए? 1। ठीक है, कर लेंगे अब ऐसे छुट्टे क्वेश्चन। इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, इसमें तो सवाल ही उड़ा दिए, केवल 18 क्वेश्चन ही है। पुरानी वाले में ज्यादा थे ना, इसमें तो उड़ा दिए। कब की है? 10 साल पुरानी है। चलो
नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आपके पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस दे देंगे आपको, आराम से करते रहिए। क्वेश्चन है ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल TL ऑब्लिक TL प्लस 3 CU प्लस 2 ऑब्लिक CU। ये सेल दिया हुआ है, TL प्लस 3 के नीचे कॉन्सेंट्रेशन 0.001 M लिखी हुई है और Cu प्लस 2 के नीचे लिखी हुई 0.01 M। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दी है। ईएमएफ ऑफ सेल इज, इसका ईएमएफ है 0.83 वोल्ट। at 298 Kelvin. It could be increased by, बोल रहे हैं ये कैसे इंक्रीज कर सकते हो इस ईएमएफ को, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। फटाफट पहले इसके ईएमएफ के लिए आप नस्ट इक्वेशन लिख लो जरा सा। नस्ट इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे ईएमएफ ऑफ सेल की नस्ट इक्वेशन? नस्ट इक्वेशन लिखना सिखाया है किसी रिएक्शन के लिए? पहले सेल रिएक्शन लिखिए सब अपनी कॉपी में, मैं देखूं आपको लिखने आ भी रहा है कुछ की नहीं। प्लस क्या, प्लस Cu प्लस 1 है। पहले सेल रिएक्शन लिखिए सबकी कॉपी में, मैं सेल रिएक्शन, आपको सेल रिएक्शन लिखने आ रही कि नहीं? सेल रिएक्शन लिखो। सेल रिएक्शन लिखो बेटा, सेल रिएक्शन लिखिए। कहाँ है सेल रिएक्शन? ये तो नस्ट इक्वेशन है, सेल रिएक्शन। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरे की कॉपी में क्यों देखते हैं? तो इसमें चार्ज वार्ज कहीं नहीं आएगा। अनुज सेल रिएक्शन दिखाओ। सारांश दिखाइए सेल रिएक्शन क्या लिखी है। ये तो नस्ट इक्वेशन लिख रहे हैं आप, सेल रिएक्शन लिख के दिखाइए। यहाँ आइए, इधर बैठिए। चलिए, आप जैसे लोगों के लिए आगे वाली सीट बनी हुई है। चलो कॉपी भेजो। मानसी सेल रिएक्शन लिख पा रहे कि नहीं? मैं चेक तो करूं सही आपको कुछ आ भी रहा है कि नहीं। श्रेया, श्रेया लिख ली? चेक करिए उनकी सेल रिएक्शन सही है। अब नस्ट इक्वेशन लिखो सब लोग, उसके बाद ही बता पाएंगे ना किस किस वजह से बढ़ रहा है, किस वजह से कम हो रहा है। लिख ली? नस्ट इक्वेशन लिख ली? सेल रिएक्शन लिखने आई? +3 क्यों लिख रहे हो? +3 मैंने बोला है, +1 है। TL पे +1 है ना, +3 बोल दिया था क्या? ओहो, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ई सेल की वैल्यू, ई सेल 0.83 दे रखा है, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, किस फैक्टर से इंक्रीज करेगी? ऑप्शन देखिए, पहला दे रखा है डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ TL प्लस एंड Cu प्लस 2, सॉरी ये Cu प्लस 2 है, Cu प्लस 2 है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पे ई सेल की वैल्यू बढ़ेगी।
increase concentration of Cu+2, increase concentration of Tl plus, or increase concentration of both Tl plus and Cu+2. दोनों को इंक्रीज करें, दोनों को डिक्रीज करें, Cu+2 को इंक्रीज करें, Tl प्लस को इंक्रीज करें, बताइए। C होना चाहिए आपके साथ, आपके हिसाब से B होना चाहिए। चलिए अपना अपना ऑप्शन बताओ। नेक्स्ट इक्वेशन लिख ली +2 के हिसाब से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट इक्वेशन सबने लिख ली है? नेक्स्ट इक्वेशन दिखाइए। P/R के टर्म्स में नहीं, वो जो आपके Tl और Cu+2 है उनके टर्म्स में लिखिए। P/R के टर्म्स में क्यों लिख रहे हैं? ई से जो निकालते हैं हम लोग, वैल्यू क्यों रख दी? E0 क्यों रख लिया? ई सेल है, काटो, ये वैल्यू क्यों रखे जा रहे हो? Cu+2 करने से चार्ज, ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी अपनी कुछ? क्या सोचते हो आप, कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा? इसीलिए तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखवाना चाह रहे कि सही लिख पा रहे थे। Cu+2 करने पे नेक्स्ट इक्वेशन, अरे इक्वेशन अपनी चेंज नहीं होगी कुछ है? एक जितने इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा उतने ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इक्वेशन अपनी चेंज होगी ना। ये इक्वेशन है अपनी Tl Cu+2, यही तो है, गिव्स Tl प्लस Cu बन रहा है ना। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो इसको 2 करोगे ना, बोलो, तभी तो इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे ना। जो एक स्पीसीज जितने इलेक्ट्रॉन देगी दूसरा उतने ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब आप नेक्स्ट इक्वेशन, उससे इसका लेना देना नहीं है क्वेश्चन का, मैं बस नेक्स्ट इक्वेशन आपसे लिखवाना चाहती हूँ। तो ई सेल क्या आएगा फिर? E0 सेल -0.059 डिवाइडेड बाई 2, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या आ गया? 2। लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या बन गया? Tl+1, और रिएक्टेंट क्या बन गया? Cu+2। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन आएगी Tl+1 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, और डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ये लिखवाना चाह रही थी आपसे। अब आपको ये वैल्यू बढ़ानी है, ये तो फिक्स है। अगर थैलियम और कॉपर का है तो E0 सेल तो फिक्स आएगा, दोनों मेटल का फिक्स है। तो अगर आपको ई सेल की वैल्यू बढ़ानी है, तो अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये ओवरऑल कम हो जाएगा, है ना, और ये वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल ये बढ़ेगा। ये बात समझ आ रही है ना, ये माइनस होना है। तो ये वैल्यू अगर कम होती है, ये पूरी वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तब ये क्या करेगा? इंक्रीज होगा। तो ये डिक्रीज कब करेगी? यार इसकी वैल्यू डिक्रीज कर दो या इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दो। तो Tl डिक्रीज का कोई ऑप्शन है? Tl डिक्रीज का ऑप्शन नहीं है, डिक्रीज में फिर दोनों का डिक्रीज है, और Cu+2 इंक्रीज का ऑप्शन है। आपका रिएक्ट, ये नीचे वाली स्पीसीज अगर बढ़ेगी तो पूरी वैल्यू कम होगी, पूरी वैल्यू कम होगी तो ई सेल अपने आप बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन गया? बी बना ना। क्लियर है सबको? क्लियर है? ई सेल की वैल्यू बढ़ानी है, E0 सेल फिक्स है, मान लीजिए E0 सेल 10 है, ठीक है। तो E0 सेल में से अब ये वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड में जो माइनस में वैल्यू है
उसको क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो इधर वाली वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी, जैसे मान लो ये 10 है, ये 5 है, तो आपका वैल्यू आंसर आएगा 5। अगर ये 10 है, इस वैल्यू को कम कर दो, 4 कर दो, तो ये वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 10 माइनस 4, 3 कर दो तो 10 माइनस 3 आपका आ जाएगा 7। तो जैसे जैसे इसको कम करोगे वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ेगी। और इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसको कम करो या तो इसको बढ़ाओ, ऊपर की वैल्यू कम हो या ये बढ़ जाए। तो इसमें अगर कम होने की बात देखो तो डिक्रीज में फिर दोनों चीजों को कम कर रहे हैं, तो उससे बात नहीं बनेगी। आप क्या कर दो, इसको इंक्रीज कर दो, सी प्लस। बोलो लॉग, हाँ हाँ, टीएल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो लॉग की वैल्यू ज्यादा आएगी, हाँ ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी तो वो वैल्यू कम हो जाएगी ना, इसे। ठीक है, तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, इजी था। 24 का था। अब आपका जो जो आपको मैंने जो भी आपको करा दिया ना कंटेंट, एक बार आपने क्या करना है, आपको पूरा कंटेंट एक बार खुद से थ्योरी को तैयार कर लेना है, एनसीईआरटी को एक बार देख लेना है, कोई चीज छूटी तो नहीं है, और पूरा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करनी है। जैसे आपका सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट हुआ है वैसे इसका भी होगा। आप सॉल्यूशन का, आप जेईई मेंस लेवल का टेस्ट होगा, आफ्टर दैट फिर इसका लेंगे, है ना। अभी आपके सॉल्यूशन की वो खत्म हुई कि नहीं, शीट लेवल 2 वगैरह, है ना। तो अगर डिस्कस नहीं हुई है तो बात कर लेंगे। इसमें थोड़ा एक लर्निंग वाली चीज रह गई है, वो जो मैंने बताया आपको, उसको मुझे पीडीएफ पे लेना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे भी याद नहीं रहती। पीडीएफ पे लेके फिर आपको सिखा देंगे, एनसीईआरटी के पीडीएफ पे ही पढ़ाना है इसको मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर का मास निकालना है। मोलर मास ऑफ सिल्वर इज 108 दे रखा है। डिस्प्लेस्ड बाय a quantity of electricity which displaces 5000 ml of O2 at STP will be in gram। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? सिल्वर का मास कैलकुलेट करना है जो डिस्प्लेस होगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी से, जितनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्लेस करती है 5000 ml O2 को एट STP। STP पे 1 मोल O2 का क्या वॉल्यूम होता है, 22.4 है ना, यानी कि 22400 ml। तो आप STP के मोल्स निकाल सकते, STP पे O2 के मोल्स निकाल सकते हो क्या? अगर आपको पता है कि वॉल्यूम होता अगर 22400 ml O2 का एट STP, तो मोल्स कितने होते हैं O2 के, 1 मोल होते। तो मोल निकालना चाह रहे हैं पहले O2 के,
तो अगर 5000 ml है तो कितना हो जाएगा? वैल्यू क्या आ जाएगी? 50/224 आ जाएगा। यानी कि इतने तो मोल आ गई O2, इतने मोल आ गई O2। अब बोल रहे हैं अगर इतना ही मोल ऑक्सीजन डिस्प्लेस करनी है, बनानी है, ऐसे सोच लो, तो जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको सिल्वर डिस्प्लेस करने के लिए है। मतलब इतने मोल O2 बनाने के लिए जितने फेराडे चाहिए, वो फेराडे का नंबर कैलकुलेट करेंगे और उतने ही फेराडे आपको सिल्वर के लिए दिए जा रहे हैं, तो सिल्वर कितना ग्राम डिपॉजिट होगा। दो रिएक्शन अलग अलग है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा घुमाया गया है। बोल रहे हैं O2 STP पे अगर इतने मोल बने तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी से सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा। तो हमने पहला काम किया कि STP पे O2 के मोल्स निकाल लिए, क्योंकि STP पे इन्होंने क्या दे रखा था? O2 का वॉल्यूम दे रखा था, उससे हमने पहले मोल निकाले, तो इतने मोल आ गए। अब अपने को पता है 1 मोल O2 के लिए कितने फेराडे चाहिए होते हैं। अभी कैलकुलेट किया था ना हमने, हाफ O2 बनी थी, हाफ मोल O2 बनी थी, तो कितने फेराडे लगे थे? 1 फेराडे लगे थे। तो अगर 1 मोल O2 होगी तो कितने फेराडे लगेंगे? 2 फेराडे। तो ये वाली इक्वेशन, ये चीज अपने को पता है कि अगर ये याद रखना है अपने को कि 1 मोल O2 अगर बनेगी तो ये किससे बन रही है? 2 फेराडे से। कितना चार्ज लगाना पड़ रहा है ना अपने को। तो अभी अपनी कितनी मोल O2 निकाली हमने? कितनी? 25/112, इतना मोल निकाला है हमने O2। तो ये फॉर्म्ड होगी किससे? कितने फेराडे से? कितने से बनेगी? क्लियर है बात? इतने फेराडे से। बोलो, कुछ गड़बड़ हो रहा है? 1 मोल O2 के लिए 4 फेराडे चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ शायद 4 ही बन रहा था, 4 फेराडे। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? फेराडे पता चल गए अपने को कि इतने फेराडे चाहिए। कितने चाहिए फेराडे? 100/112, इतने फेराडे चाहिए अपने को। कितना फेराडे चाहिए? अब इतने फेराडे से कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा वो देख लेते हैं। सिल्वर कैसे बनता है? सिल्वर डिपोजिशन का याद रखिए, सिल्वर Ag+ में होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या बनाता है? सिल्वर सॉलिड बनाएगा। यानी अगर ये 1 मोल है, ये 1 फेराडे है, तो ये कितना बनेगा? 1 मोल, यानी कितने ग्राम बन जाएगा? 108 ग्राम। इतना ही दिया ना, 1080 दिया इसका। तो 1 फेराडे से 108 ग्राम बनता है, तो 100/112 फेराडे से कितना बनेगा? 108/1 फेराडे मल्टीप्लाइड बाई, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। 108/112 कितना आएगा? देखो जरा निकालो। ये 100 आ रहा है, कुछ कम आएगा ना 100 से, ये पॉइंट में आएगी, 0.99 कुछ आएगा। 100/112 क्यों निकालें? 108/112 निकालो, 100 से मल्टीप्लाई करो। भाई
मैडम तो ऐसा रोस्ट करती हैं। 108 कैलकुलेशन भी थोड़ा स्मार्ट वे में करेंगे ना। 108 में डिवाइड करो 112। चलो जल्दी करो, आंसर बताओ तो मैं इसमें ऐड करूँ आंसर। तो इंटीजर में करेंगे तो क्या 100 बन जाएगा क्या? इंटीजर में करेंगे तो 100 बनेगा क्या? नहीं, आंसर इनका अलग आ रहा। 96 आ रहा है। नाइन्टी एट आ रहा है। यहाँ पे 1080 आ रहा है। 108 आने का मतलब है कि यानी कि दोनों के फराडे फिर फराडे तो सेम ही है। करो इक्वेशन लिख के। एजीओ का नहीं बनेगा, सिल्वर का बनेगा ना। सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, इस तरीके से बनेगा। आंसर मैच नहीं कर रहा है अपना। आंसर करेक्ट आंसर है 108। नहीं, ये कुछ और कॉन्सेप्ट लग रहा है, पर अपना भी सेम ही कॉन्सेप्ट अपन ने लगाया तो सही है। अगर इक्वेशन भी लेते हो आप। हम्म, तो इस तरीके से अपना अगर 99 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, कितना आ रहा है? 96। 96 आ रहा है तो 97 आंसर होगा। 42 आ रहा है तो इंटीजर में बनाएंगे तो 96 ही बनेगा। ये कॉन्सेप्ट कुछ और लगा रहे हैं लेकिन कुछ गलत तो नहीं किया अपन ने। फराडे तो सही निकाले अपन ने। सिल्वर का सॉल्ट भी ऐसे ही लेते हैं। यही आना चाहिए। सही कर रहे हैं अपन, सही कर रहे हैं। जो भी आएगा आंसर इससे ही।
हम्म, हाँ वही कह रहे हैं, अपना आंसर वही आना चाहिए। ये क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, देखो क्लास क्लास देखो, ये बोल रहे हैं कि अगर एक सेल में O2 निकल बन रही है और एक सेल में बन रहा है सिल्वर, तो सिल्वर और O2 के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए। ये बात हम लोगों ने सेकेंड लॉ से सीखी थी ना, कि दोनों में ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, यानी कि W बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट, W2 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2, ये सेम होना चाहिए, ये बात है ना। या इक्विवेलेंट वेट को हम लोग क्या लिख रहे थे, एक और फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट का क्या बताया था, क्या Z मल्टीप्लाइड बाई F कर रहे थे ना, E इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाइड बाई F करते हैं, तो Z भी अपने पास वैसे है नहीं, Z भी निकालना ही पड़ेगा, F तो सेम रहेगा, है ना। इसमें या तो इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, तो वो लंबा पड़ेगा, एक का मास कैलकुलेट कर लिया, अब दूसरे का मास कैलकुलेट करना है, दोनों के इक्विवेलेंट वेट लेने पड़ेंगे। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट तो क्योंकि चार्ज +1 ही रहता है, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट तो 108/1 ही होगा, ई ऑफ सिल्वर, है ना। O2 का लेना पड़ेगा अपने को, तो O2 का ई ऑफ O2 लेंगे हम लोग 32/2, यानी कि आ जाएगा 16। अब 16 लोगे तो यहाँ पे लगाओगे, अगर इसको ऑक्सीजन का मान रहे हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास W1 डिवाइडेड बाई इसका 32 16, और यहाँ पे W2 जो सिल्वर का निकालना है, और सिल्वर का E2, तो सिल्वर के लिए तो ये 108 सेम आ रहा है ना, तो ये 1 वैल्यू आएगी, और इसके लिए O2 के लिए आपको क्या निकालना है, O2 के लिए W2, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आएगा, है ना। इसमें लेकिन आंसर दोनों से सेम आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए, फेराडे वाले से भी और इस फॉर्मूला से भी आंसर सेम ही आना चाहिए, ये लगाना पड़ेगा अपने को। इसको अगर सिल्वर का मान लो, इसको मान लो O2 का, है ना, तो आपको सिल्वर का मास निकालना है ना W2, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट लगाओगे 108 ही आएगा, क्योंकि सिल्वर पे कितना होता है, सिल्वर के सॉल्ट पे +1 होता है, तो सिल्वर का जब इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मोलर मास एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई 1 ही होगा, तो 108 ही आएगा। अब यहाँ से ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा आपको मास, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन का हमने ले लिया 16 इक्विवेलेंट वेट, और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, मास कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एसटीपी पे क्या दे रखा है, एसटीपी पे अगर 1 मोल ऑक्सीजन है तो मास कितना होता है 32 ग्राम, और उसका वॉल्यूम कितना होता है 22400, इतना ही तो होता है वॉल्यूम। अब अपने पास वॉल्यूम कितना है 5000 ml है, तो इसके हिसाब से ग्राम अगर निकालोगे तो दैट विल बी 32 डिवाइडेड बाई 22400 मल्टीप्लाइड बाई 5000 ml, ये दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे आ गया 50/224, तो ये वैल्यू आएगी 32 50/224, ये निकला है ग्राम, ऑक्सीजन के ग्राम। ऑक्सीजन के ग्राम यहाँ पे रखने पड़ेंगे अब अपने को, बोलिए क्या डेटा अपने को ml में दिया था ना, 22.4 लीटर लेते हो, उसको ml में चेंज करोगे तो 22400 नहीं आता। अब ये देखो, ये W लगा दोनों तरीके, फर्स्ट लॉ से भी कर सकते थे, सेकंड से भी, बट आंसर शुड बी सेम, सेम आना चाहिए आंसर। 32 50 मल्टीप्लाइड बाय 2
4। अब यहां से W2 निकालना है। अब देखो 108 आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो अपना ही आंसर आना चाहिए जो अपन निकाल रहे थे। 32 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये तो कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये बन जाएगा आपका 112। तो W2 क्या आएगा, 50/112 मल्टीप्लाइड बाई 108। अब और डिफरेंट आ गया। 108 तो नहीं आएगा। अब और हाफ हो गया, अब और हाफ हो गया। वैल्यू जो अपनी आ रही थी 90 करके, वो उसकी और हाफ हो गई, 49 आने लगी। अच्छा, आंसर तो सेम आना चाहिए, गलत क्यों आ रहा है? बहरहाल अपना वो तरीका ठीक है ना, दोनों से आंसर सेम आता है। हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं पहले प्रीवियसली, उनमें इस मेथड को लगाओ और उस मेथड को लगाओ, दोनों से आंसर सेम आता है। कुछ तो इसमें या तो इक्विवेलेंट वेट निकालने या कुछ में गड़बड़ी हो रही है, तो आपका आंसर तो यही होना चाहिए जो हमने पहले निकाला, पहले जो आंसर निकाला था ना वही लेना। क्योंकि ये फैराडे वाला तरीका जो है ये सीधा सीधा है, इससे आंसर मेरा आज तक तो गलत नहीं हुआ फैराडे से। वो वाला मैं थोड़ा कम ही यूज करती हूँ, ये सेकंड वाला W वाला, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है, वो रायता फैलता है। ठीक है, जो चैप्टर भी खत्म हो गया है। हम्म, सुनो, लास्ट क्वेश्चन करो, आपकी क्लास ऑफ करे, खत्म किए हुए कॉन्सेप्ट पे है, जल्दी से करके बताएंगे मुझे। इस कॉन्सेप्ट पे हर साल ही क्वेश्चन दे दे रहे हैं। Pb+2 से बन रहा है Pb, इसके लिए दे रखा है m वोल्टेज। Pb+4 से बन रहा है Pb, इसके लिए दे रखा है वोल्टेज n वोल्ट। E0 आपको कैलकुलेट करना है +2 से +4 का, ये सिखाया हुआ है ना आपको। इसकी वैल्यू लिखी है, इज गिवन बाय m मल्टीप्लाइड बाय -x, और ये स्मॉल n है। इसके लिए E0 की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है आपको। चलिए निकालिए। तीसरी वाली इक्वेशन के लिए दे रखा है m-xn E0, और आपको निकालना है क्या, x। आराम से देखिए, आराम से बोलिए आंसर, फटाफट, इतना भी जल्दी नहीं है। दोनों के लिए इक्वेशन लिखिए, सिखाया ना आपको NF-E0 लगाना। हाँ बनाइए, हाँ हाँ नहीं बनाइए। हाँ, दो इक्वेशन लिख के तीसरी टारगेट बनाइए। दो इक्वेशन लिख के तीसरी वाली टारगेट इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए। ये बेसिक सवाल है, ये नहीं आएगा तो दिक्कत है आपको। बना रहा है, कुछ गलत कर रहे हो।
तो क्या बिना बैलेंस किए एन की वैल्यू कैसे लगा रहे हो? डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल लगाने के लिए बोला है ना, क्या सीधे सीधे कर रहे हो क्या प्लस माइनस? सीधे सीधे करने को थोड़ी सिखाया है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल लगाना है। कुछ लोग अरेंज को देख रहे हैं कि इसका आंसर बहुत जल्दी निकल जाता है, ये कोई बात नहीं बेटा, दुनिया ऐसे देखती है। चलो सब लोग करो, कोई बात नहीं, जिसका पहले निकल गया वो भी, जिसका बाद में निकल जाए वो भी निकल जाए। ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार सिखा दिया ना, दो इक्वेशन के लिए नॉट दिया है तो तीसरे के लिए निकालना, कई बार सिखा दिया। टू आ रहा, टू कुछ गलत हो रहा है। पहली इक्वेशन है पीबी प्लस 2 से बना रहे हो पीबी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। दूसरी इक्वेशन है पीबी प्लस 4 से बना रहे हो पीबी, 4 से 0 करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करोगे? 4। तीसरी इक्वेशन आपको बनानी है पीबी प्लस 2 से क्या बनाना है? पीबी प्लस 4। तो पहली इक्वेशन में से दूसरी वाली माइनस कर दें तो पीबी प्लस 2 से पीबी प्लस 4 बन जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो तो बन जाएगी टारगेट। टारगेट वाली इक्वेशन आपकी क्या है? टारगेट है पीबी प्लस 2 से आपको बनाना है पीबी प्लस 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, ये सब गेन कर रहे हैं, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड किया आपने तो टारगेट मिल गई आपकी, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए सीधे सीधे। पहले के लिए एन एफ, पहले के लिए ई नॉट सेल माइनस में, दूसरे के लिए लगा दीजिए माइनस एन टू एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस एन टारगेट इक्वेशन के लिए एफ ई नॉट सेल। ये हो गया। पहली इक्वेशन के लिए एन कितना लोगे? 2। दूसरी के लिए कितना लोगे? 4। तीसरी के लिए कितना लोगे? 2। तो ये आ गया 2, एफ तो कट ही जाएगा, एफ को उड़ा दीजिए, 2 आ गया। पहले के लिए ई नॉट कितना है? एम। दूसरे के लिए एन कितना है आपका? 4। ई नॉट कितना है? एन। ये बन गया। अब तीसरे के लिए क्या है? लास्ट वाले के लिए जो वैल्यू आई है वो क्या आई है आपकी? एन की। लास्ट वाले के लिए एन की वैल्यू कितनी है? 2 ही है, तो 2 लगा दीजिए माइनस करके, -2। एफ तो कट ही गया है, और ई नॉट क्या दे रखा है? इसके लिए ई नॉट कितना दे रखा है? m -x n, यही तो दे रखा है। अब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, है ना। -2m कट जाएगा और ये बनेगा आपका माइनस माइनस प्लस 4n। 4n इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका? -2 + 2xn। तो आपका ये सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे, आंसर शुड बी 2, है ना। ये मुझे लग रहा है मैं दूसरे या तीसरे लेक्चर से ये सवाल सिखाना शुरू कर दिया आपको, और अभी तक आप अप्लाई जल्दी से कर नहीं पा रहे हैं। कोई आंसर 1 बताने लगता है जल्दी से, इशिका इतनी जल्दी क्या रहती है इसमें? इन क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन की गलती होती है, इजी क्वेश्चन कबाड़ा बन जाता है, ठीक है। जवाब 10 बार कर चुके हैं तो अब आना